आइए अब ऐसे वाक्यों को देखते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, और ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो चीज अब बताने वाले हैं अच्छों को उसका आता पता नहीं है। दो वाक्य आपको उदाहरण के तौर पर देंगे और दोनों में आपको कंपैरिजन करवा के दिखाएंगे कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, वैसे लोग यही बताते हैं कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट मौजूद है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये बात हर समय संभव नहीं है या हर प्रकार के वाक्यों पर लागू नहीं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे he gave me 10 rupees, he gave me 10 rupees। एक वाक्य इसको देख लीजिए, बात नहीं करोगे वास्तव में देखेंगे, वास्तव में कठिन है। ठीक है, और दूसरा उदाहरण देखो, he bought me a pen। देख रहे हैं, दो वाक्य देखिए आपके सामने है, दोनों वाक्य है ना। यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही है, दूसरे वाले में सब्जेक्ट क्या है, ही है। ठीक है, यहाँ देखिए मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म है, इधर देखो यहाँ मुख्य क्रिया का क्या है, सेकंड फॉर्म है। यहाँ देखिए मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म है। यहाँ देखिए मी है, यहाँ भी देखिए मी है। यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट 10 रुपीज है, यहाँ ए पेन है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है न। अब ऊपर वाले वाक्य का पैसिव वॉइस आप किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नीचे वाले ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस सिर्फ और सिर्फ निर्जीव ऑब्जेक्ट से, या ग्रामेटिकल भाषा में बोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वाक्यों के लिए किताबों में लिखा होता है उद्देश्य सूचक। क्या लिखा होता है? ग्रामर की किताबों में लिखा होता है कि उद्देश्य सूचक होने वाले वाक्यों, अगर उद्देश्य सूचक अगर वाक्य हैं तो उनका जो पैसिव वॉइस होता है सिर्फ और सिर्फ निर्जीव ऑब्जेक्ट से या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, और बाद में जो सजीव ऑब्जेक्ट बचता है उसके पहले क्या लगा देते हैं, पाल लगा देते हैं। तो आइए पहले शुरू से देखते हैं ना। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं तो इसमें किसी से भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हो। ठीक है, तो आसान क्या है, सबसे पहले सजीव वाले को ले लो ना। मी है तो यहाँ पर क्या हो गया, आई। ठीक है, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट रहता है जहां रहता है उसको उसी स्थान पर रहने देते हैं। ठीक, दूसरा नियम क्या था, डू डट डिड खोजना, यहाँ पर डू डट डिड नहीं है। मुख्य क्रिया को देखेंगे, मुख्य क्रिया क्या है, सेकेंड फॉर्म है। और चार्ट में क्या है, वाज या वर है ना। तो आई के अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। फिर तीसरा रूल क्या है, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। गिव का क्या हो जाएगा, बात नहीं करो जी आराम से, गिवन, आई वाज गिवन, आई वाज गिवन। फिर बचा क्या है, जो ऑब्जेक्ट बचा है उसको उसी तरीके से लिख दीजिए, 10 रुपीज। रे तो क्या कर रहा है, शोर नहीं करना है ना, है? क्या बचा है, 10 रुपीज, उसका आपने प्रयोग कर दिया। और चौथा नियम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया और उससे पहले क्या लगा दिया, बाय। तो बाय आई का क्या हो गया, मी। एक तरीका तो ये हो गया, ही है तो हिम हो जाएगा। डिस्टर्ब करते एक दिक्कत होता है ना। दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हो, क्या कि आप निर्जीव ऑब्जेक्ट को पहले ले सकते हो, यानी क्या हो सकता है, 10 रुपीज। निर्जीव ऑब्जेक्ट कह लो या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह लो। ठीक है, अब 10 रुपीज हो गया, 10 रुपीज के हिसाब से यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म हो जाएगा, गिवन। फिर बचा क्या है, मी, और फिर हो गया बाय हिम। इसका एक वाक्य और आप बना सकते हो ना, क्या, 10 रुपीज वर गिवन। अब मी से पहले क्या लगा दो, टू लगा दो, टू मी बाय हिम। ठीक है, तो जो व्याकरणाचार्य होते हैं उनमें मतभेद है। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यदि बाद में सजीव ऑब्जेक्ट बचता है तो उसी तरीके से यूज कर दीजिए, उसके पहले कुछ प्रयोग मत कीजिए। ठीक है, लेकिन कुछ का कहना है कि अगर बाद में सजीव ऑब्जेक्ट बचता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचता है, तो उससे पहले आपको किसका प्रयोग करना है, टू का प्रयोग करना है। समझ रहे हैं? तो
आधे उसके हिसाब दूसरे उस नियम को बताते हैं, आधे इस नियम को बताते हैं, मतलब सही सभी है। ठीक है, तो अच्छा इसमें क्या है कि अगर आप सजीव को यहाँ पर क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बना देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके हिसाब से सही है। ठीक है, वैसे तीनों का तीनों वाक्य क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक, ज्यादातर प्रकरण में क्या है कि अगर सजीव ऑब्जेक्ट बचता है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचता है तो उससे पहले क्या लगा देना चाहिए, टू लगा देना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा वाला वाक्य देखो। अब दूसरे वाले वाक्य में समस्या क्या है कि इस वाक्य का पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं बन सकता, सजीव ऑब्जेक्ट से नहीं बन सकता, सिर्फ और सिर्फ निर्जीव ऑब्जेक्ट से बन सकता है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बन सकता है। ठीक है, तो ए पेन हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। अब मुख्य क्रिया इसमें क्या है, बॉट है, बात नहीं करो जी। मुख्य क्रिया क्या है, बॉट कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म चार्ट में क्या दिया गया है, सेकेंड फॉर्म के लिए वाज या वर। ए पेन के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज। फिर तीसरा नियम, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या, बॉट। सेकेंड और थर्ड एक ही होता है। बाद में जो सजीव ऑब्जेक्ट बचता है इसमें आपको समझ रहे हैं, टू नहीं लगाना होता, क्या लगाना होता है, फार लगाना होता है। क्या लगाना होता है, फार मी। और सब्जेक्ट को क्या करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट बना देंगे और उससे पहले क्या लगा देंगे, बाय हिम। अब सबसे बड़ी समस्या ये है, बात नहीं जी, सबसे बड़ी समस्या ये है पहचान करना कि कैसे हम जानेंगे। दोनों का हमने है ना तुलना करा के दिखाया, दोनों दिखने में दोनों का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा है ना। देखो यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही है, यहाँ सेकेंड फॉर्म है, यहाँ सेकेंड फॉर्म है, यहाँ मी है, यहाँ मी है, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। अगर इसको आपने इनडायरेक्ट से बनाया तो क्या बनेगा, देखो मी को अगर यहाँ ले लिया तो क्या हो जाएगा, आई, फिर क्या हो जाएगा, वाज, और फिर क्या हो जाएगा, बॉट। और ये अर्थ का अनर्थ हो गया। आई वाज बॉट अगर लिखा गया तो ये वाक्य का सही अर्थ नहीं दे रहा है ना। ही बॉट मी ए पेन, उसने मेरे लिए एक कलम खरीदा, उसने मेरे लिए एक कलम खरीदा। और अगर इस तरीके से लिख दिया, बना दिया पैसिव वॉइस कि आई वाज बॉट, तो इसका मतलब हुआ कि कलम नहीं खरीदा गया, मुझे ही खरीदा गया। आई वाज बॉट का मतलब क्या, मैं खरीदा गया, जबकि खरीदा क्या गया है, कलम खरीदा गया है। इस रीजन से ना दूसरे वाले वाक्य में सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग हो सकता है, किसकी सहायता से पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, निर्जीव ऑब्जेक्ट से, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। और बाद में जब सजीव ऑब्जेक्ट बचेगा तो उससे पहले आपको क्या लगाना है, फार। बहुत सारे अध्यापक मिले होंगे, आप सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट पढ़े होंगे, वहां पर ऑब्जेक्ट का रूप बताया गया होगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखा जाता है। हम उसके क्रम को भी चेंज कर देते हैं, कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में कर सकते हैं, और बीच में क्या लगा सकते हैं, टू या फार। दुनिया आपको सिर्फ टू बताएगी, फार कोई बताता नहीं। कहीं भी अगर कोई उदाहरण देता है तो सिर्फ टू वाला ही देता है, फार वाला जल्दी देता नहीं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है या उनको अंदाजा नहीं कि कहाँ पर फार का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, उसको पकड़ने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, होता है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले है फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम डायरेक्ट के क्रम को उल्टा कर सकते हैं ना, ऐसे कर बताया जाता है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस क्रम में आप लिख सकते हो। अगर इसके क्रम को आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट पढ़ने में बताया जाता है। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर सकते हो, है ना, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में कर सकते हो, लेकिन बीच में तब निश्चित रूप से टू आ जाता है, या क्या फिर आ जाता है, फार आ जाता है। जो उपयुक्त होता है वही लगाना पड़ता है। लेकिन जितने भी उदाहरण आपको अक्सर लोग बताते हैं या बताया जाता है, वह किसका बताया जाता है, टू को, क्योंकि और बाकी सबका या फार वाला आइडिया किसी को जल्दी मिलता नहीं। ठीक है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, क्या कि अगर किताब की भाषा में देखोगे, अगर कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो किताब में लिखा रहता है उद्देश्य सूचक वाक्य। अगर उद्देश्य सूचक क्रिया है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचता है तो उससे पहले हम किसका प्रयोग कर देते, फार का प्रयोग कर देते। छोड़ोगो, उससे समझ में आने वाला नहीं, मेरी भाषा समझो। देखो, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम किन चीजों का प्रयोग करते हैं, किसको का प्रयोग करते हैं, या क्या का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, क्या का,
क्या से क्या मालूम होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मालूम होता है, निर्जीव ऑब्जेक्ट मालूम होता है। और दूसरा शब्द देखो किसको, तो किस और फिर क्या लगा को। हम किसको से किसका पता करते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करते हैं। किसका पता करते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करते हैं, अर्थात जो प्राय क्या होता है? सजीव होता है। तो देखो किसको बोलते हैं, और को की अंग्रेजी क्या होती है? टू। को की अंग्रेजी क्या होती है? टू। तो हर वह वाक्य ना जिसमें किसको का सटीक जवाब मिलता है, किसका? किसको का सटीक जवाब मिलता है, उसमें आप समझ लेना चाहिए, आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है तो आपको किसका प्रयोग करना है? टू का। समझ में? अब अगर किसको का सटीक उत्तर नहीं मिलता बल्कि किसके लिए का मिलता है ना, किसके लिए? किस और फिर के लिए, ठीक है? किसके लिए, अगर के लिए जवाब मिलता है ना, किसके लिए का जवाब मिलता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि इसमें टू का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा? फार का प्रयोग होगा, है ना? क्यों? क्योंकि के लिए की अंग्रेजी क्या होती है? फार होती है। आइए आप अपने वाक्य पर देख लीजिए ना, ही गेव मी 10 रुपीज, उसने मुझको 10 रुपए दिए। क्या दिया? 10 रुपया। डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा देखो, उसने किसको दिए? किसको? मुझको। किसको? मुझको। मुझको को की अंग्रेजी क्या होती है? टू। अर्थात जब हम बाद में सजीव ऑब्जेक्ट बचेगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। दूसरा देखो, ही बॉट मी ए पेन, उसने मेरे लिए एक पेन खरीदा। उसने क्या खरीदा? एक पेन। उसने क्या खरीदा? एक पेन। उसने किसको खरीदा? किसको का जवाब नहीं मिला, मुझको नहीं मिला। मुझको खरीदा है नहीं। अब देखो किसको की जगह कर दो किसके लिए। किसके लिए खरीदा? अब जवाब मिलेगा मेरे लिए। तो जब किसको का जवाब मिलेगा तब आपको किसका प्रयोग करना है? टू का। और किसके लिए का जवाब मिलेगा तो आपको किसका प्रयोग करना है? फॉर का। और यहीं पर आपको इस बात को भी याद रखना है कि अगर दो ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं, दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, है ना, दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, अगर किसको का और क्या का सटीक जवाब मिल रहा है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट से वैसी बात बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि किसको का सही जवाब नहीं मिल रहा है, किसके लिए का जवाब मिल रहा है, तब आपको याद रखना है कि इस वाक्य में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बन सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। और ये भी याद रखना है आपको कि बाद में जब सजीव ऑब्जेक्ट बचेगा तो उससे पहले किसका प्रयोग करना है? फार का। कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं ना? नोट करो जल्दी से, इसको जल्दी से नोट करो फिर आगे। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अब देखिए अगला एक नियम और है क्या, कि कभी कभी क्या होता है एक्टिव वॉइस में आया हुआ सब्जेक्ट महत्वपूर्ण नहीं होता है। क्या? एक्टिव वॉइस में आया हुआ जो सब्जेक्ट होता है वह महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो प्रायः उसको बाई के द्वारा व्यक्त नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादातर कौन सा शब्द होता है? इनडेफिनिट। आपने ग्रामर पढ़ा है, पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ाए थे, आपको याद होगा। इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इनडेफिनिट का मतलब सुनो, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। और प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउन, ऐसे अनिश्चित प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं जिसका कोई महत्व विशेष नहीं होता, तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जैसे आई का बाई मी कर देते थे, ठीक है, उसको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात और इसी के साथ साथ याद रखते हैं ना, एक बात और साथ साथ याद रखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है या ऐसा सब्जेक्ट होता है जो निगेटिव होता है, जो क्या होता है? निगेटिव होता है, तो उसको समाप्त तो कर देते हैं, बाई के द्वारा उसको व्यक्त तो नहीं करते, लेकिन सहायक क्रिया के बाद नाट जोड़ देते हैं ताकि अर्थ उसका बरकरार रहे। नहीं समझ में आया? क्या करें कि सब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है, कभी कभी क्या होता है एक्टिव वॉइस में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो महत्वपूर्ण नहीं होते, ठीक है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय, तो पैसिव वॉइस बनाते समय
उसको हम क्या करते हैं, बाई के द्वारा उसको व्यक्त नहीं करते। फिर भी लेकिन एक एहतियात बरतना है कि कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऐसे सब्जेक्ट का प्रयोग होता है जो निगेटिव होता है, जो क्या होता है, निगेटिव होता है। अभी उदाहरण बताएंगे तो आप उसको समाप्त तो कर देंगे, ठीक है, लेकिन सहायक क्रिया के बाद नॉट जोड़ देंगे। देखिए जैसे उदाहरण देखिए, someone has stolen my pen। बात नहीं करना है ना, someone has stolen my pen, किसी ने मेरी कलम को चुरा लिया। किसी ने मेरी कलम को, कौन, किसी ने, कौन चुरा लिया, किसी ने। यानी जो सब्जेक्ट इस वाक्य में, प्रमुख बात क्या है, कलम चोरी हो गई। किसने चुराया, इसका अता पता नहीं। यानी जो किसने शब्द प्रयोग किया गया या समवन जो शब्द प्रयोग किया गया, समबाडी जो शब्द प्रयोग किया गया, ठीक है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको बाई समवन करने की आवश्यकता नहीं, उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने है ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है, माई पेन, तो यहाँ पर क्या कर दिया, माई पेन। ठीक, अब उसके बाद सहायक क्रिया ढूंढेंगे, नहीं है तो मुक्रिया देखेंगे। मुक्रिया क्या, स्टोलन है, थर्ड फॉर्म, चार्ट में प्लस बीन है, प्लस बता देता है जो सहायक क्रिया प्रयोग की गई उसी को यूज करना है, बीन उसके बाद बढ़ा दे रहा है। माई पेन के अनुसार क्या हो गया, हैज, और मुक्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले क्या कर दिया, बीन, और फिर स्टोलन। माई पेन हैज बीन स्टोलन बाय समवन लगाने की आवश्यकता नहीं। ये भी क्या है, एक्टिव पैसिव वॉइस का एक नियम है। लेकिन ना ये सब देखो, नन है, ठीक है, नो वन है और नोबडी है। आप इसमें देखिए नो शब्द जुड़ा हुआ है तीनों में, और नो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको बाय के द्वारा नहीं व्यक्त करते, बाय नोबडी, बाय नो वन, बाय नन, ऐसा नहीं करते। इसको क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। लेकिन सहायक क्रिया के बाद क्या करते हैं, नॉट को जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, उसके अर्थ को बरकरार रखने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए, नन कैन डू इट, नन कैन डू इट। अब इस वाक्य का आपको पैसिव वॉइस बनाना है ना। तो जो ऑब्जेक्ट है आपने उसको क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया। इट है सब्जेक्ट, इट सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया। अब सहायक क्रिया के रूप में डूडा नहीं मिला, तो क्या मिला आपको, डू मिला। या कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। चार्ट में इज एमआर या प्लस बी है, इज एमआर का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कैन का प्रयोग है, इसका मतलब प्लस बी प्रयोग होगा। प्लस ने आपको बता दिया कि कैन का ही प्रयोग करना है, बी मुक्रिया के पहले बढ़ा देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन। और यहाँ पर आपने पढ़ा है कि नन आया हुआ है, और नन क्या है, निगेटिव है। इसको बाई के द्वारा हमको व्यक्त नहीं करना है, इसलिए कैन के बाद हम क्या जोड़ देंगे, नॉट। और कैन नॉट एक शब्द होता है, हमेशा उसको जोड़ करके लिखते हैं। कैन नॉट अलग अलग नहीं लिखा जाता, ये नियम है ना। कैन नॉट और फिर मुख्य क्रिया का क्या लिख दिया, थर्ड फॉर्म, डन। यानी इट कैन नॉट, बी लगाना होगा ना, बी डन। कोई प्रॉब्लम समझने में आ जाएगा सभी को क्या, कि जब कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट महत्वपूर्ण नहीं होता तो उसको हम बाई के द्वारा व्यक्त नहीं करते, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर अगर कोई ऐसा शब्द है कि वह नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो उसको समाप्त तो कर देते हैं, लेकिन सहायक क्रिया के बाद नॉट जोड़ देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो अगला नियम, कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर पूरा का पूरा क्लास लिखा होता है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिखा होता है, पूरा पूरा क्लास लिखा होता है, पूरा पूरा एक वाक्य लिखा होता है, एक सेंटेंस लिखा होता है, ठीक है। तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, अगर वह आ जाता है तो कैसे बनाएंगे, आइए उसको देख लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, he said, बात नहीं करेंगे, he said that the king is coming, the king is coming। वह कहता है कि राजा आ रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट के रूप में क्या है, वर्ब के रूप में क्या है, सेज, और ऑब्जेक्ट के रूप में ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, पूरा का पूरा वाक्य। अब इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाए, या कोई इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाए ना। वह कहता है, क्या कहता है, कि राजा आ रहे, पूरा का पूरा वाक्य मिल रहा है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है।
तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए आप क्या कीजिए, इस क्लास के स्थान पर इट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इट मान लीजिए। अब आपके पास क्या हो गया, ही सेज इट। ठीक है, अब इस इट को यहाँ पर क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, इट हो जाता है, हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, सेज, सेज का मतलब यस या ईएस फॉर्म, मतलब इज है आर, इट के अकॉर्डिंग मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में सेड, और ही को यहाँ बाय हिम लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आप चाहो तो लिख सकते हो कोष्टक में बाय हिम, नहीं तो उसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो बचा हुआ है, जो सब का सब उसी तरीके से आप लिख दो, दैट द किंग इज कमिंग। ठीक है, यहाँ कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अगर क्लास मिल जाता है तो उसके स्थान पर क्या मान लेते हैं, इट मान लेते हैं। ठीक है, इट, और फिर शेष के अनुसार यहाँ पर इज आ गया, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया सेड, फिर जो था जिसके स्थान पर माने थे उसको उसी तरीके से जोड़ करके आपने लिख दिया। कोई समस्या समझने में किसी को? इतना आपको याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आफ्टर है, आपको यहीं पे समझा दे रहे हैं ना, या बिफोर है। आफ्टर बिफोर वाले वाक्य मिलते हैं आपको कहाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस में मिलते हैं या कहीं भी मिलते हो। ठीक है, अगर दो वाक्य है ना, कंजक्शन कोई जुड़ा हुआ है, इसके पहले कोई वाक्य दिया है, कोई इसके बाद वाक्य दिया हुआ है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जैसे है, अगर इस वाक्य में सब्जेक्ट मिल रहा है, वर्ब मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इस वाक्य में सब्जेक्ट मिल रहा है, वर्ब मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, दोनों वाक्यों में अगर मिल रहा है तो दोनों वाक्यों में आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर इस वाक्य का बनाने क्या कर दिया गया कि पैसिव वॉइस बनाइए, तो आप क्या करेंगे, इस वाक्य का भी पैसिव वॉइस बनाएंगे और इस वाक्य का भी पैसिव वॉइस बनाएंगे। कभी कभी क्या होता है, इसमें तो मिला लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो इस वाले इस ना जिसमें मिला हुआ है उसका आप पैसिव वॉइस बना देंगे, उसको उसी तरीके से जोड़ के लिख देंगे। या कभी कभी क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, तो इस वाक्य को उसी तरीके से लिख देंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट में आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बना लेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट मिला ना, चाहे जहां मिला, ऑब्जेक्ट मिला तो आपको पैसिव वॉइस बना देना है। कोई प्रॉब्लम समझने में आ जाएगा? नोट करो जल्दी से। देखिए एक दो और वाक्य आप लोग देख लेते ना, एक दो और वाक्य देख लेते, थोड़ा सा अलग है ना, इस वैसे इसको हमने बताया था, फिर भी आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होगा, केवल आपको हमारे नियम का फॉलो करना है बस। देखिए देखो, मी का क्या हो जाएगा, आई। अब डू डट डिड सहायक क्रिया के रूप में डू डट नहीं मिला, तो क्या मिला यहाँ, हेल्प। कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब इज एंड आर, या प्लस बी, तो यहाँ पर वार लगा हुआ है, इसका मतलब आपको क्या यूज करना है, प्लस बी यूज करना है, इज उसके साथ प्रयोग नहीं कर सकते। तो प्लस ने आपको जानकारी दे दिया, जो सहायक क्रिया यूज किया गया उसी को आपको यूज कर लेना है, और बी को मुख्य क्रिया के पहले बढ़ा देना है। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज। फिर आगे बढ़े टू, अब मुख्य क्रिया लिखने वाले थे, उससे पहले क्या लगा दिया, बी। दो नियम हो गया। तीसरा नियम, पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, हेल्प का हेल्प्ड। और चौथा नियम, सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट बाय हिम। उसी तरीके का एक और वाक्य यहाँ पर नीचे देखो है ना, वी हैव टू गाइड हिम, वी हैव टू गाइड हिम। अब ये टेंस का वाक्य नहीं है, टेंस के अतिरिक्त है, टेंस का वाक्य नहीं है, टेंस के अतिरिक्त है, तो वह उसी नियम से बनाइए। हिम है तो यहाँ पर क्या हो गया, ही हो गया। अब डू डट डिड सहायक क्रिया के रूप में डूडा नहीं मिला, फिर क्या मिला, गाइड मिला। कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। चार्ट में इज हमारे या प्लस बी, तो इज हमारे का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी है लगा हुआ है, इसका मतलब प्लस बी यूज करना है। और कहा, मुख्य क्रिया के पहले, तो ही के अनुसार किसका प्रयोग हो जाएगा, हैज। फिर क्या हो जाएगा, टू, और मुख्य क्रिया के पहले क्या हो जाएगा, बी, और मुख्य क्रिया को तीसरे नियम के तहत किसमें बदल दिया, थर्ड फॉर्म में, और सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट बाय अस। कोई प्रॉब्लम समझने में? आप समझते हैं कि इस प्रकार के सभी वाक्य आपको आ जाएंगे। ठीक है, कल आपको इंट्रोगेटिव के कुछ विशिष्ट रूल बताएंगे। ठीक है, कल इंट्रोगेटिव के अलग रूल बताएंगे।